तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सुबह में 7 बजे आप लोगों का लाइव टेस्ट लिया जाता है, जिसमें सभी विषयों का लाइव टेस्ट होता है। तो आज आप लोगों का जो टेस्ट होने वाला है उसमें सभी विषयों का मिक्स प्रश्न होगा, यानी कि सारे सब्जेक्ट से प्रश्न रहेंगे। हिंदी से भी, संस्कृत से भी, साइंस से भी, सोशल साइंस से भी, और कुछ प्रश्न इंग्लिश से भी रहेंगे और ग्रामर से भी रहेंगे, मैथ से भी रहेंगे। तो सारे सब्जेक्ट का प्रश्न आज आपको इस टेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन का आंसर सही सही बताएं। सारे क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन होंगे, यानी कि वैसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना है, और सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही होंगे। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर ही आधारित होंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल की, लैक्टिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल की, मेथेनोइक अम्ल? पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। पहला का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी बोला जाता है। तो यदि आप लोग को ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल दिखाई पड़े या फिर मेथेनोइक अम्ल दिखाई पड़े, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भीखन टोला किस प्रांत में है? भीखन टोला, जो कि आपको संस्कृत में पढ़ना है। तो बताइए, संस्कृत से क्वेश्चन है कि भीखन टोला किस प्रांत में है? बिहार में है कि उत्तर प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में है कि राजस्थान में है? दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, भीखन टोला बिहार में ही है। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। बताइए क्या होता है? इधर की बात उधर करना, कि कपट करना, कि व्यर्थ समय गंवाना, कि बहाने बनाना? तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होता है इधर की बात उधर करना। अगर मगर करना, इधर की बात उधर करना, ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 625 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा? 625 में 5 का अधिकतम घात पूछा जा रहा है। तो हम लोग 5 का अधिकतम घात कैसे निकालते हैं? तो हम लोग जैसे ही इसे 5 बार से लगाएंगे तो यहाँ पर 125 हो जाएगा, और 125 को फिर से यदि हम लोग 5 बार लगाएंगे तो यहाँ पर 25 बच जाएगा, और 25 को यदि हम लोग फिर से 5 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो बस इसमें देख लीजिए कि 5 कितना बार आया। तो 5 4 बार आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 का घात 4 है, यानी कि 625 में 5 का अधिकतम घात कितना है? तो 4 है, यानी कि चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ठीक है, वह कौन सा राज्य है जहां वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल की, कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश? पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? यानी कि बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? हम आपको संस्कृत में बता चुके हैं। तो बताइए, बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र यानी कि पटना का नाम क्या था? तो आप लोग को ध्यान होगा कि हम आपको बताए थे, बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र यानी कि पटना का नाम पाटलीग्राम था। छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र यानी कि पटना का नाम पाटलीग्राम था। सातवां नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ठीक है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 24 की, 20 की, 18 की, 16? सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में कुल 24 महिलाओं का वर्णन है। सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? खाने वाला सोडा, सोडा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धोने वाला सोडा जिससे कि कपड़ा साफ किया जाता है, और एक होता है खाने वाला सोडा। तो यहाँ पर आपसे खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। बताइए कौन सा होगा? सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम बाइकार्बोनेट की, सोडियम क्लोराइड की, सोडियम? आठवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, खाने का सोडा का क्या नाम होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कहीं कहीं पर आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। या तो सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ रहे, या फिर कहीं कहीं पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसमें भी सही मारना है। और यदि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम पूछ दे तो उसका सोडियम कार्बोनेट होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। अगर धोने वाला सोडा का पूछे तो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट, और यदि खाने वाला सोडा का पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था?
पीने का पानी, कि पानी रखने का मिट्टी, कि रूस का सामंत, कि रूस का सम्राट। तो बताइए नौमा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा नौमा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। नौमा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, गांधी सेतु कुत्र अस्ति? गांधी सेतु कहाँ है? बताइए गांधी सेतु कहाँ है? गांधी सेतु जिसका पूरा नाम महात्मा गांधी सेतु पुल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी सेतु कहाँ है, तो महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ है? पटना में है। तो 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि गांधी सेतु पाटलिपुत्र नगरे अस्ति, यानी कि गांधी सेतु पाटलिपुत्र नगर में है, यानी कि पटना में है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान निकालें। यहाँ पर थीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए 2 cos थीटा बराबर √3 है, तो यदि हम लोग cos थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर लिखेंगे तो √3/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है? तो √3/2 मान होता है cos 30 डिग्री का। तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री। ठीक है, cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री। अब देखिए cos से cos कट जाएगा तो थीटा बराबर 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो 30 डिग्री कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है, तो 11 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को साइन थीटा, cos थीटा, साइन 30, साइन 90, साइन 45, साइन 60, इस प्रकार से जितने सारे भी ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू होता है आप लोग को याद रखना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों? तो ध्यान रखिएगा 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। प्रत्यक्ष कहने का मतलब होता है कि जहां पर जनता खुद शासन करती है, जितने सारे भी जिम्मेदारियां होती है वहां पर जनता खुद कर निभाती है। और अप्रत्यक्ष कहने का मतलब होता है कि जनता अपना एक नेता चुनती है और जो भी फैसला लेना होता है जनता के हित में वह जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व ही लेता है, इसलिए उसी को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत में आप लोग देखते होंगे कि सभी लोग वोटिंग देते हैं, एक अपना नेता चुनते हैं और जितने सारे भी फैसले लेने होते हैं वह नेता ही लेता है, वह मंत्री लेता है। इसका मतलब कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन, साख का क्या अर्थ होता है? बताइए साख का क्या अर्थ होता है? आप लोग जाते होंगे बाजार में दुकान से सामान लाने के लिए, वहाँ से आप लोग उधार भी लेते होंगे, तो उधार आपको वह साख पर ही देता है, क्योंकि दुकानदार को आपके ऊपर विश्वास हो गया है। तो जो विश्वास होता है उसी को साख कहा जाता है। यानी कि विश्वास कैसे हो गया? आप उसको समय पर अपना उधार लौटा दिए, यानी कि जो आपका ऋण था उसको समय पर लौटा दिए। तो साख का पहला अर्थ होता है कि विश्वास करना और दूसरा अर्थ होता है कि ऋण लौटाने की क्षमता होना। इसका मतलब कि इसका ए और बी दोनों आंसर सही होगा, मतलब इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? धरती कब तक घूमेगी यह कहानी कहाँ की है? बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, उड़ीसा की? तो ध्यान रखिएगा 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी राजस्थान की कहानी है। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, अलस्य कथा पाठस्य लेखकः कः, यानी कि अलस्य कथा पाठ के लेखक कौन है? आपके संस्कृत में जो पढ़ना है अलस्य कथा, उसके पाठ के लेखक कौन है? कालिदास की विद्यापति की, नारायण पंडित की, वेद व्यास? तो ध्यान रखिएगा अलस्य कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, बहुपद x² + 3x + 5 के शून्यकों का योगफल कितना होगा? ठीक है, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन छूट गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए x² + 3x + 5 है। पहले तो जो पहला पद है यानी कि जो x² है इसको मान लेना है a, जो 3x है इसको b मान लेना है, और जो 5 है उसको c मान लेना है। और जहाँ पर x है इसका मतलब कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 होगा। यदि हम लोग x के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, यानी कि a बराबर हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? a बराबर 1 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर है 3 × x, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 1 बराबर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर c बराबर क्या हो जाएगा? c बराबर 5 हो जाएगा। अब देखिए शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है कि अल्फा + बीटा, ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है, -b/a होता है। तो देखिए -b का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पर b का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3,
क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है और बटा में ए है, तो -3/1। यदि नीचे बटा में 1 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसका मतलब कि कितना हो जाएगा, -3/1 बराबर हम इसको -3 लिख सकते हैं। तो -3 यहाँ पर देखिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 का बी नंबर ऑप्शन। आप लोग ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है, -b/a होता है। यदि यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल पूछता कि शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। और जब c/a होता तो c का वैल्यू कितना है, 5 है, यानी कि 5/1 हो जाता, यानी कि 5 हो जाता। यदि गुणनफल पूछता तो उसका आंसर 5 हो जाता, लेकिन योगफल पूछ रहा है तो उसका आंसर -3 हो जाएगा, 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान निकालें। यहाँ पर sin थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए आप यहाँ पर समझिएगा कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले tan थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, लंब बटे आधार होता है। तो लंब ऊपर में 3 है, इसका मतलब लंब 3 हो जाएगा, और नीचे आधार 4 है, इसका मतलब कि आधार 4 हो जाएगा। तो लंब का वैल्यू और आधार का वैल्यू तो हमको मालूम हो गया कि लंब का वैल्यू 3 है और आधार का वैल्यू 4 है। अब साइन थीटा हमको निकालना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण हमको मालूम नहीं है, तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब लंब के जगह पर हम लोग लंब का मान लिख देंगे और आधार के जगह पर हम लोग आधार का वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए लंब का वैल्यू कितना है, 3 है, और आधार का वैल्यू 4 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 16 + 9 बराबर कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर 25 हो गया। तो यदि हम लोग स्क्वायर को इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर √25। √25 कितना होता है, 5 का वर्गमूल होता है। तो यानी कि हमारा कर्ण 5 निकल के आ गया। अब हम लोग आसानी से साइन थीटा निकाल लेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमको पहले से ही 3 मालूम था और कर्ण हमारा 5 निकल करके आ गया, यानी कि 3/5। तो 3/5 यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, 8वीं सदी की, 6ठी सदी की, 9वीं सदी की, 4थी सदी। 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं, इसलिए 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है कि अनवीकरणीय स्रोत है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय जो बनाया गया है, सरदार सरोवर है कि पंत सागर है कि गोविंद सागर है कि नागार्जुन सागर है, बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय गोविंद सागर बनाया गया है, 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि tan 60 का मान कितना होता है। तो आपको हम बताएं कि आपको ट्रिगोनोमेट्री के सारे मान वैल्यू आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ पर tan स्क्वायर 60 है, तो हम यहाँ पर √3 का स्क्वायर कर देंगे। अब आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट जब कैंसिल होगा तो सिर्फ बच जाएगा 3, यानी कि 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। tan स्क्वायर 60 का मान 3 हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, नीरब का संधि विच्छेद क्या होता है। व्याकरण से क्वेश्चन है कि नीरब का संधि विच्छेद क्या होता है, निह जोड़ रब होता है कि निह जोड़ रब होता है। देखिएगा यहाँ पर दीर्घिकार है, यहाँ पर हर्षिकार है, कि नी जोड़ रब होता है कि नी जोड़ रब होता है। तो ध्यान रखिएगा, नीरब का संधि विच्छेद निह जोड़ रब होता है, लेकिन इसमें न हर्षिकार से होता है, ठीक है। जो न कोढ़ाया हुआ रहता है वह हर्षिकार से होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, झरा पलक किनकी रचना है। झरा पलक किनकी रचना है, अनामिका की कि जीवनानंद दास की कि बीरेन्द्र डंगवाल की कि कुंवर नारायण की। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, झरा पलक जीवनानंद दास की रचना है, 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले 2 और 3 है, तो 2 को हम लोग यहाँ पर x1 मान लेते हैं और 3 को y1 मान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु की दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x² + y²,
ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग एक्स के जगह पर एक्स का वैल्यू और वाई के जगह पर वाई का वैल्यू रख देंगे। तो एक्स का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और वाई के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 + 4 कितना हो जाता है, अंडर रूट 13। यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सी नंबर ऑप्शन ही है अंडर रूट 13, यानी कि 24 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु की दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके जगह पर एक्स के जगह पर एक्स का वैल्यू और वाई के जगह पर वाई का वैल्यू पुट करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल देंगे। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो हम आपको बताए थे कि यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तो सभी को बस जोड़ देना है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध है, तो 1 + 2 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 1, 6, यानी कि 6 ओम हो जाएगा। समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम निकल करके आ जाएगा। और यदि समांतर क्रम में रहेगा तो गुना कर दीजिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए कौन से पौधे को चुना, मटर की, चना की, सेम की, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, आजन्म में कौन सा समास है। आजन्म में कौन सा समास है। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी शब्द के पहले यदि आ लगा हुआ रहे तो वह अव्ययी भाव समास होता है। ऐसे भी आप लोग आजन्म बोल करके देखिए, आ में अधिक जोर लग रहा है, इसका मतलब कि इसका प्रथम पद प्रधान है। और हम आपको बताए थे कि जिसका भी प्रथम पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन, गिल्लू फेवरेट फूड वाज। अंग्रेजी से क्वेश्चन है, इंग्लिश से है। गिल्लू का फेवरेट भोजन क्या था। गिल्लू जो कि महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि आपके एग्जाम में पूछ देता है कि गिल्लू चैप्टर के लेखक कौन है, तो महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिल्लू जो गिलहरी था उसका फेवरेट भोजन क्या था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गिल्लू यानी कि गिलहरी का फेवरेट भोजन काजू था। 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। आखिरी प्रोग्राम के समय जब बिरजू महाराज के बाबूजी अपना आखिरी प्रोग्राम कर रहे थे उस समय उनकी उम्र कितनी थी। 53 साल की, 54 साल की, 55 साल की, 56 साल। तो ध्यान रखिएगा, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी की उम्र 54 साल की थी। 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्ण होते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, लेकिन आपसे यहाँ पर स्वर वर्णों की संख्या पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है। 30 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो कुल यही 30 क्वेश्चन था जो कि आपको आज के इस लाइव टेस्ट सीरीज में देखना था, जिसमें बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन गलत हुआ और कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए, आपको यदि यह क्लास अच्छा लगा हो या यदि आपको यह लाइव टेस्ट का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।